नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ electronics with a beautiful topic, with a beautiful smile on your faces. I'm here to discuss a new topic with you people. So हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड पार्ट पर हैं, जहाँ पर हम लोग रेक्टिफायर्स को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत डिटेल के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, वन फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर, थ्री फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर, वन फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर एंड थ्री फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। लेकिन बात ये रही कि हम चाहे थ्री फेज़ ले लें चाहे वन फेज़ ले लें, हमारा काम था एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। लेकिन रिपल्स तो फिर आ गए, लहरें हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही थी और हम बार बार कहते थे लहरें आई लहरें गई। हमें लहरें नहीं चाहिए, हमें एक स्ट्रेट स्मूथ फर्श चाहिए चलने के लिए। हमें जो स्टेडी करंट है वो चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद उस करंट को, स्टेडी करंट को हम लोग कहें कि ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों को जिस सर्किट को यूज़ करना पड़ा, दैट वाज नन अदर देन filter circuits that we are going to discuss today. तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इनके लिए अलग अलग सी की बातें की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि फिल्टर सर्किट्स होते क्या है। फिल्टर सर्किट क्या होता है? फिल्टर, अब आप कहेंगे कि पानी में से मिट्टी को लगी तो करना है, छलनी लगा दीजिए अलग हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। सो फिल्टर सर्किट्स क्या होते हैं कि जो हम लोगों ने देखा था रिपल फैक्टर जो था वो दैट वाज वेरी मच हाई इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में वो कुछ कम हो गया था, बट रिपल वाज स्टिल देयर। कहने का मतलब क्या है कि जो हमें आउटपुट डीसी मिल रही थी उसमें तो एसी भी आ रही थी, हमें तो एसी नहीं चाहिए। अब उस एसी को रिमूव करना है, उस एसी को रिमूव करने का काम करेगा फिल्टर सर्किट। अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं लिखती जाऊँगी, आप बोलते चले जाइए, क्योंकि अगर मैं यहाँ बोर्ड पे नोट करने लगूँगी इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम और वीडियो बहुत 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 लंबी हो जाएगी। आप उसे ना पसंद करेंगे इतनी देर तक देखना। सो मैं बोलूँगी, आप नोट करिए, आपके नोट्स बन जाएंगे। सो एग्जामिनेशन में जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग थ्योरी, हम उसी स्ट्रैटेजी से चलेंगे। लेकिन पहले हमें बताना होगा कि फिल्टर सर्किट्स होते क्या हैं, उसके बाद हम टाइप्स पर जाएंगे। So, the output from any rectifier circuit is not purely DC, rather it is a pulsating DC. It has some AC component, so we call it pulsating DC. So, ripple factor has a finite value, and that proved it that output of neither half wave rectifier is steady DC and nor full wave rectifier is steady DC. So ripples have a maximum value in case of single wave, the phase half wave rectifier, and being reduced in single phase full wave rectifier, and further decreased in three phase half wave rectifier, and furthermore decreased in three phase half wave rectifier. And but still it is again pulsating DC, and that is not appropriate to work with a lot of devices like battery chargers or radio or recorders, tape recorders, like applications. For such application DC have to be much more steady and smoother. So it becomes essential to remove ripples from this output DC. So this is achieved by using filters. तो ये तो मैंने आपको जो समझाने के लिए बताया है कि जो रेक्टिफायर की आउटपुट आती है वो आउटपुट हमें पता है प्योरली डीसी नहीं है, उसमें एसी कंपोनेंट होता है। और वो एसी कंपोनेंट हमने रिपल फैक्टर से डिनोट किया। रिपल फैक्टर का फाइनाइट आ जाना इस चीज़ का प्रूफ था कि वहाँ पर एसी आ रही है, और वो वैल्यू सबसे ज़्यादा थी सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में, वो थोड़ी कम हुई फुल वेव रेक्टिफायर में, फिर वो और कम हुई थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में, फिर वो और कम हो गई थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर में। बट फिर भी हम अपने मिशन में 100% कामयाब नहीं हुए, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? फिल्टर्स की। बिकॉज बैटरी चार्जर्स, टेप रिकॉर्डर्स ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर वो वाली जो डीसी जो हमें थ्री फेज इवन फुल वेव रेक्टिफायर से मिलती है, दैट इज़ वी कैन वर्क विद दैट। तो हमें फिल्टर्स की ज़रूरत पड़ी। सो मैं कह सकती हूँ कि फिल्टर सर्किट इज़ अ डिवाइस, यहाँ से आपको शुरू करना है लिखना। सो फिल्टर सर्किट इज़ अ डिवाइस दैट रिमूव्स एसी कंपोनेंट ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट बट अलाउज डीसी कंपोनेंट टू रीच टू लोड, or the device that converts pulsating output of a rectifier circuit into steady DC level.
यानी कि रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा डिवाइस है जो रेक्टिफायर नहीं, फिल्टर सर्किट एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा सर्किट है जो रेक्टिफायर से आने वाली आउटपुट में से एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देता है और डीसी को अलाउ करता है। या मैं कहूँ कि जो आउटपुट है, पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है रेक्टिफायर की, उसको वो और ज़्यादा स्टेडी बनाने में हमारी हेल्प करता है। सो ऑब्वियसली फिल्टर सर्किट शुड बी प्लेस्ड इन बिटवीन रेक्टिफायर एंड द लोड। कि अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ कि एक छोटा सा डब्बा एक डब्बे के रूप में मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, क्या होता है डिटेल में हम इसकी बात करेंगे। तो ये हो गया फिल्टर। अब यहाँ पर आएगी रेक्टिफायर की आउटपुट, कि रेक्टिफायर को जहाँ पर आउटपुट देंगे वहाँ लोड लगाने की बजाय हम फिल्टर लगा देते हैं, और जो लोड होता है वो हम फिल्टर के बाद लगाते हैं। तो फिल्टर की जो आउटपुट होती है उसको हम भेजते हैं लोड पर। अब यहाँ पर जो इनपुट आती है, सपोज आपका फुल वेव रेक्टिफायर है, वो कुछ इस तरीके की इनपुट दे रहा है, हमें यहाँ से जो आउटपुट चाहिए वो कुछ इस तरीके की आउटपुट चाहिए। तो ये हमें पता है रेक्टिफायर की पल्सेटिंग डीसी आउटपुट है और हमें ऐसी स्टेडी आउटपुट चाहिए। ये कहानी रहती है फिल्टर सर्किट्स की। नाउ कमिंग ऑन टू देयर मैं कहूँ कि बेसिक प्रिंसिपल फॉर ऑल द फिल्टर्स, ऑल द फिल्टर्स ईदर कंटेन इंडक्टर और कंटेन कैपेसिटर। एंड हमें पता है कि इंडक्टर अलाउज डीसी टू पास थ्रू इट, बट कैपेसिटर अलाउज एसी टू पास थ्रू इट। हमने इंडक्टर और कैपेसिटर की वीडियोस में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। आई विल अप्रिशिएट अगर आप वो वीडियोस भी देखें, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में करते क्या हैं। मैंने पहले भी बात करी, टांग अड़ाऊ यंत्र है, ये हमेशा टांग अड़ाते हैं, और हमने फिल्टर्स में इनकी टांग को अपने हथियार के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो ये जनरल सा प्रिंसिपल रहता है, हम डिटेल में हर एक डिवाइस की उसमें हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। हमें पता है इंडक्टर की जो इंडक्टिव रिएक्टेंस रहती है वो ओमेगा इंटू एल होती है। ओमेगा इज इक्वल टू 0 फॉर डीसी, तो उसके लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाती है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है डीसी के लिए। सो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है, इस वजह से हम इनको यूज़ करेंगे। अब डिपेंडिंग ऑन कि हमने इंडक्टर के साथ अपना प्यार दिखाया है, कैपेसिटर के साथ दिखाया है, कि दोनों के साथ दिखाया है। सो जो टाइप्स ऑफ फिल्टर्स हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर हम इसको बोलेंगे, या आप इसको और उसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर। शंट कैपेसिटर भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता है शंट का मतलब होता है पैरेलल में कनेक्ट कर देना। सो पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर। एंड थर्ड वन इज चोक इनपुट, जिसको हम पाई फिल्टर भी बोलते हैं। चोक इनपुट फिल्टर होता है, और ये पाई नहीं होता है, चोक इनपुट में एलसी आ जाते हैं। चोक इनपुट हम बोलते हैं एलसी फिल्टर को। उसके बाद आता है पाई फिल्टर। पाई फिल्टर हम बोलेंगे, पाई सेक्शन फिल्टर भी आप बोल सकते हैं, या कैपेसिटर इनपुट फिल्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। कैपेसिटर इनपुट फिल्टर भी इसका नाम है। और एक और कैपेसिटर होता है कैपेसिटर बोल दिया मैंने, फिल्टर एक होता है आरसी फिल्टर। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ दीज फिल्टर्स विच वी हैव टू डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने जैसे कहा कि अगर हम अकेला इंडक्टर यूज़ करेंगे इन फिल्टर सर्किट, तो उसको सीरीज इंडक्टर सर्किट बोलेंगे। अगर हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो हम उसको पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर बोलेंगे, क्योंकि इंडक्टर हमेशा सीरीज में लगेगा और कैपेसिटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। ऐसा क्यों होगा हम अभी बात करेंगे। और उसके बाद अगर हम एल और सी दोनों को यूज़ कर लेंगे, एल पहले और सी बाद में यूज़ करेंगे, तो रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो क्योंकि पहुँचेगी इंडक्टर पर पहले, इसलिए हम इसको चोक इनपुट फिल्टर बोलते हैं। चोक मीन्स इंडक्टर। और अगर हम लोगों ने कैपेसिटर ले लिया, इंडक्टर ले लिया और कैपेसिटर ले लिया, तो ये पाई फॉर्म बन गई, मैथमेटिक्स का सिंबल पाई। यहाँ पर रेक्टिफायर की इनपुट पहले, आउटपुट पहले कैपेसिटर पर पहुँचेगी, तो कैपेसिटर ने पहले अपने फिल्टर सर्किट की इनपुट रिसीव की है, इस वजह से इसको हम पाई फिल्टर या कैपेसिटर इनपुट फिल्टर भी बोलते हैं। आरसी फिल्टर में हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को यूज़ करेंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स। तो इनमें से सबसे पहले हमें बात करनी है सीरीज इंडक्टर फिल्टर सर्किट। तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं।
सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अब हम अपनी उसी कहानी पर चलेंगे जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी एंड वर्किंग। लेकिन सीरीज इंडक्टर फिल्टर में भी वी विल बी डीलिंग इट विद हाफ वेव रेक्टिफायर एंड विद फुल वेव रेक्टिफायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इट विद हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले आपको सीरीज इंडक्टर फिल्टर को डिफाइन करना होगा। एन अरेंजमेंट ऑफ इंडक्टर और चोक, इंडक्टर को हम चोक भी बोलते हैं, लिखने वाला चोक नहीं, CHO, CK नहीं, CHO KE चोक। So an arrangement of inductor or choke having inductance L connected in series with a rectifier element and load is called series inductor filter. If it is connected with half wave rectifier, we call it series inductor filter with half wave rectifier, and if it is connected with full wave rectifier, then we call it series inductor filter with full wave rectifier. So first we are going to discuss it with the half wave rectifier. तो प्रिंसिपल जो होगा, इंट्रोडक्शन हो गई। प्रिंसिपल के अंदर हम बात करेंगे क्योंकि हमें लेना है इंडक्टर। अब इंडक्टर जो है वो आपको पता है उसकी जो ऑपोजिशन रहती है उसको हम XL से डिनोट करते हैं एंड इट इज ओमेगा है। एंड फॉर DC ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी हमें पता है 0 होती है, तो XL हो जाता है 0। AC के लिए ओमेगा फाइनाइट होता है, तो XL जो होता है वो भी फाइनाइट होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी AC की, वैसे वैसे ऑपोजिशन भी बढ़ती चली जाएगी। And effective impedance of the circuit is X square plus XL square root। आपको पता है ये रहता है। अब अगर DC है तो DC में ओमेगा 0 हो गया, XL 0 हो गया। For DC this Z will become equal to R। ओनली रेजिस्टेंस की तरह ये बिहेव करेगा DC के लिए। So that is why inductor allows DC but it blocks DC। So this rectifier is based on this principle। अब अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन की, तो आई मस्ट ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। मैं इसको इरेज करके यहाँ सर्किट डायग्राम बना देती हूँ। इसको भी इरेज कर देते हैं बिकॉज नाउ वी हैव टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर इंडक्टर फिल्टर यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले तो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर में ड्रॉ करना है कि यहाँ से इनपुट AC सिग्नल आएगा एंड इट विल बी फेड टू ट्रांसफॉर्मर्स प्राइमरी कॉइल। और बिकॉज वी आर यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो यहाँ पर लेस नंबर ऑफ कॉइल्स आएंगी। ये हो गया डायोड, ये होता है रेक्टिफायर सर्किट। अब रेक्टिफायर और लोड के बीच में हमें लगाना है अपना फिल्टर, और फिल्टर का काम हमारे पास कर रहा है इंडक्टर। दिस इज डायोड, दिस इज लोड रेजिस्टेंस आ रहा है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल एंड दिस इज इनपुट AC। तो दिस इज सर्किट अरेंजमेंट। अब जैसे मैं कहती हूँ कि आप सर्किट अरेंजमेंट को भी स्टेप बाय स्टेप लिखें, तो आपका अगला स्टेप यहाँ पर ये प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल के बाद आपको लिखना है सर्किट अरेंजमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम रेक्टिफायर में करते आए हैं। नंबर 1 AC source, and AC source is connected to primary of the transformer which is to be rectified as well as filtered। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर की, कि ट्रांसफॉर्मर लिया है हमने, सॉफ्ट आयरन कोर ली है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, दो काम करता है, वोल्टेज को डाउन भी करता है और इनपुट और आउटपुट में आइसोलेशन भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद डायोड इज यूज्ड हियर एज अ रेक्टिफायर डिवाइस, रेक्टिफिकेशन करेगा। उसके बाद हमने यूज़ किया यहाँ पे इंडक्टर इज यूज टू परफॉर्म फिल्टरिंग एक्शन एंड इन द वेरी लास्ट लोड रेजिस्टेंस आउटपुट इज टेकन अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस RL विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद लोड। इसी वजह से इसको हम सीरीज इंडक्टर फिल्टर भी बोलते हैं, बिकॉज जो इंडक्टर है L है दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद डायोड एज वेल एज लोड। तो ये हो गई इसकी सर्किट अरेंजमेंट, या फिर जो कुछ भी आपको सर्किट अरेंजमेंट के अंदर लिखना होता है। नाउ वी मस्ट टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस, कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आप यहाँ पर हेडिंग दे लेंगे वर्किंग का, इसके बाद आपको हेडिंग देना होगा वर्किंग का। तो वर्किंग में हम बात करेंगे कि दो तरीके से रहेगा एनालिसिस। एक तो यही जो हमने प्रिंसिपल में बात करी, व्हेन करंट थ्रू इंडक्टर टेंड्स टू इंक्रीज, वी नो दैट ये टांगड़ाऊ यंत्र है, ये अपोज करेगा। तो पहले मैं बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। When the current through inductor tends to increase, it opposes the growth of current by storing energy in it in the form of magnetic field.
When current flow it tends to decrease, it supplies current to the load by taking energy from the magnetic field. Therefore, the time interval during which current flows through the load is lengthened by the presence of inductor, and this is what we want. So in a half wave rectifier, without filter, the current in the load resistance flows from time. Suppose this is output which we are going to draw. So this is output from a filter circuit, half wave rectifier. If it is T, it is T by 2, and then again at T current starts flowing and it flows up to 3T by 2. Now when current through inductor tends to increase, it provides back EMF, because of which it opposes the growth of current. So actually the current will flow like this at T12. After that current will tend to decrease, so inductor will try not to decrease the current. So without filter half wave rectifier, the current starts to grow and then decays between 0 to T by 2, and from time T by 2 T, then it remains 0. There is no output in half wave rectifier. Again it flows from T to 3T by 2 and remains 0 in next half cycle. This is the scene without filter. But when inductor is introduced in series, the growth of current is opposed by inductor in the first quarter cycle, and current tends to increase, it tends to decrease the current. And during next quarter cycle from T by 4 to T by 2, current because of rectifier circuit tends to decrease, but it does not allow the decrease of current, it does not allow the fall of current. So conduction is there, but it is lengthened somewhat like this. And then when current tends to fall, the current of through the output load does not fall to 0, and therefore the gap of non-conduction from T by 2 to T is filled to some extent, and exactly same happens here too. So conduction period is lengthened. ये आपको वर्किंग में लिखना होता है, जो मैंने बोला आप लिख लीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। हमें पता है इंडक्टर एक टांग अड़ाऊ यंत्र है, इसके अंदर से जब आप करंट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये कहेगा ना 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 रे ना, करंट मत बढ़ाओ, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट दे देगा, उसको कम कर देगा। लेकिन जब हम करंट को कम करने की कोशिश करते हैं तब ये अपना दे देता है। तो यही यहाँ पर होता है कि पहले रेक्टिफायर के आउटपुट में जब करंट बढ़ने लगता है तो इंडक्टर के अंदर दुश्मनी की भावना आ गई है, क्यों बढ़ा, तो ये ऑपोजिट ईएमएफ देता है, ऑपोजिट ग्रोथ ऑफ करंट देता है, उस करंट से एनर्जी लेने लग जाता है और एनर्जी को स्टोर करने लग जाता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट कुछ हद तक कम हो जाता है। जब पीक वैल्यू पर पहुंचता है उसके बाद रेक्टिफायर आउटपुट में करंट डिके होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। इंडक्टर चाहता है कि करंट डिक्रीज ना हो, वो फिर से अपोज करेगा बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ इंडक्शन, तो वो उस करंट को डिक्रीज नहीं होने देगा, उसी सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना शुरू कर देगा। तो जो उसने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करी थी उसको यूज़ करेगा और अपना करंट देना शुरू कर देगा। तो उस वजह से करंट 0 पर फॉल नहीं होगा, ये कुछ हद तक आगे चला जाएगा। तो इस वजह से T by 2 और T के बीच में भी हमें करंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगले साइकिल में भी दिस स्टोरी विल बी रिपीटेड अगेन। तो हर बार इंडक्टर जब करंट बढ़ने लगता है तो उसमें से कुछ हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड की तरह स्टोर कर लेता है और फिर जब कम होने लगता है तो उसी को सप्लाई दे देता है। तो उस वजह से थोड़ा एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, लेकिन आउटपुट जो है वो हमें कंटिन्यूटी में थोड़ा और कंटिन्यूस होकर मिल जाती है, गैप थोड़ा कम हो जाता है। सो दिस इज हाउ सीरीज इंडक्टर फिल्टर एक्ट्स। तो ये हो गया इसका मैं कहूँ कि वर्किंग। उसके बाद आपको लिखना होता है मैथमेटिकल एनालिसिस। तो उसके बाद आप हेडिंग देंगे मैथमेटिकल एनालिसिस का, कि हम मैथमेटिकली इस सारी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि जो अप्लाइड एसी वोल्टेज है, वी नो दैट अप्लाइड एसी वोल्टेज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। यही होती है एसी जो हमें दी जाती है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या लूप लॉ टू दिस सर्किट कंसिडरिंग फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज 0 हियर। तो हमें पता है किरचॉफ सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स। ईएमएफ एक तो इंडक्टर के अक्रॉस है, एसी सोर्स से आ रही है, लोड के अक्रॉस तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस मिलना है। सो ईएमएफ जो लोड से आ रही है दैट इज ई। किरचॉफ्स
सेकंड लॉ या लूप लॉ हम अपने नेटवर्क पर लगा रहे हैं और यहाँ पर आ रही है EMF L di/dt। इंडक्टर के अक्रॉस जो EMF डेवलप होती है दैट इज L di/dt, बट इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको अपोज करती है इस EMF को, तो -L di/dt इज इक्वल टू, अगर करंट I फ्लो कर रहा है सर्किट में से लाइक दिस, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओम्स लॉ लगाएंगे I into RL। I can write this equation as E is equal to L di/dt plus I R L। क्यों हो गया? We have used now we will use equation number 1 here। अब हम equation number 1 को यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा L di/dt plus IRL is equal to E naught sin omega t। Suppose this is equation number 2। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपने मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे इक्वेशंस को बहुत सॉल्व किया होगा। अब ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या आपको पता है, दो पार्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेट अस सॉल्व एंड फाइंड आउट दोज वैल्यूज। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखने का एक अलग तरीका होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखने का एक अलग तरीका होता है। सो फ्यू बुक्स राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन डायरेक्टली। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसे डील करना है। आई विल सजेस्ट कि आपको सॉल्यूशन पता ज़रूर होना चाहिए। एग्जामिनेशन में डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबल टू यू कैन हैंडल द क्वेश्चन, एंड दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12, क्लास BSc, MSc, BTech सारे सब स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स ओनली। सो दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कंटेन्स टू पार्ट्स। नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, और दूसरा रहेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमें इन दोनों को फाइंड आउट करना है। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैन बी फाइंड आउट जस्ट बाय पुटिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू 0। हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड को मैं 0 कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड साइड को एक बार हम 0 कर देते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी उसको हम सॉल्व करेंगे फॉर I और हमें मिल जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो लेट अस फर्स्ट पार्ट हमें करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए इस इक्वेशन के अंदर जो राइट हैंड साइड पर है वहाँ पर मैं 0 लिख दूँगी IRL। ये मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी है, उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। सो लेट अस सॉल्व इट फॉर I। अब I के लिए सॉल्व करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे I वाले पैरामीटर्स को एक साइड पर रखना होगा ताकि मैं इंटीग्रल को सॉल्व कर सकूँ। तो इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे। सो L di/dt इज इक्वल टू -IRL। अब ये सारा पार्ट मैं उधर ले जाऊँगी, di/I इज इक्वल टू -RL/L dt। ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास। अब मैं इसकी दोनों साइड पर इसकी नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ये लिखने के बाद आप यहाँ पर इस इक्वेशन पर इंटीग्रल लगा देंगे, मैं यही लगा दूँगी। आप चैलेंज भी कर सकते हैं मुझसे, आपको अगले स्टेप में लगानी है। और हमें पता है dx अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन होता है log I। तो मैं इसको लिख लूँगी log I इज इक्वल टू, यहाँ dt का RL/L जो है वो कांस्टेंट है, सो इट विल बी टेकन आउट और इसका रहेगा t। सो ये हमारे पास बन जाएगा RL/L इंटू टी, प्लस हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। सपोज दैट इज log A ले लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए मुझे इसके साथ डील करने में। सो लेट अस सपोज माय कांस्टेंट इज log A। अब इस log A को मैं इधर लेकर आऊँगी, log I माइनस log A इज इक्वल टू -RL/L इंटू टी। log A माइनस log B हमें पता है क्या होता है, log A/log B। सो log I/A इज इक्वल टू -RL/L इंटू टी। और आप इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, सो इट विल बी e⁻⁻⁻L इंटू टी। सो I इज इक्वल टू A e⁻⁻⁻RL/L इंटू टी। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। मैंने इसको I के लिए सॉल्व कर लिया है। दिस इज
complementary function. Now I am going to find out particular integral and that can be solved by solving equation number 2 as it is. अगर हम इस इक्वेशन को as it is solve करेंगे तो हमें मिल जाएगा particular integral. तो ये complementary function है, इसको मैं यहाँ पर एक साइड में लिख देती हूँ. It is I is equal to a e raised to power minus RL upon L into t. ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3. आप इसको नोट कर लीजिए. आई विल रब इट ऑफ. मैं इसको इरेज करके फिर हम आगे चलेंगे. अब हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो हमें सेकंड इक्वेशन को एज सच सॉल्व करना होगा. तो पहले मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर थ्रू आउट एल से डिवाइड कर दूँगी. इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ इस पोर्शन को. सो आप लोग लिखिए डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन थ्रू आउट बाई एल. जब आप एल से इसको थ्रू आउट डिवाइड करेंगे यू विल गेट द एक्सप्रेशन डी आई by dt plus I RL by L E naught by L sin omega t. ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गई है. अब यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या रहता है RL अपॉन L, जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी फाइंड आउट किया, e रेज टू पावर RL अपॉन L और इंटीग्रल dt. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि आपको पता है इसी तरीके से ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज टू पावर RL अपॉन L. तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt हमें पता है t होता है. सो इट इज e RL अपॉन L इंटू t. ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ सपोज ये बार बार RL अपॉन L मुझे लिखना पड़ रहा है, मैं इसको मान लीजिए b ले लेती हूँ. लेट RL अपॉन L इज इक्वल टू b. तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी e रेज टू पावर bt. ये वाली एक्सप्रेशन जो बन जाएगी दैट विल बी e रेज टू पावर bt, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e रेज टू पावर bt. नाउ आपको पता है इस ऐसे एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है. i e रेज टू पावर bt, यानी कि मेरा इंटीग्रल e रेज टू पावर bt इज इक्वल टू e नॉट बाय l. जो हमारा ये फैक्टर आया है e नॉट बाय l, हमें इसको क्या करना है इंटीग्रेट साइन ओमेगा t, और ये वाला जो हमारा आया था e रेज टू पावर bt मुझे इसके साथ में रखना होगा और प्लस लेना होगा एक कांस्टेंट. एंड उसके बाद हमें करना है अब इसको सॉल्व. अब आपको पता चलता है कि आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करेंगे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा. इसको मैं I1 मान देती हूँ. सो सपोज I1 इज इक्वल टू, हमारा ये इंटीग्रल है, हमें वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व करना होगा. साइन ओमेगा t e रेज टू पावर bt, यहाँ पर dt भी आएगा dt. अब हमें इसको सॉल्व करना है आई लेट वाली मेथडोलॉजी से. आप सॉल्व कीजिए. सो आई लेट आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको. सो इंटीजर, लॉगरिथमिक, और हम बात करें अलजेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल में ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. तो आप इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट फंक्शन एज सच, यानी कि साइन ओमेगा टी मैंने लिख लिया. अब आपको करना क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन रहेगा e रेज टू पावर bt अपॉन b माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा कॉस ओमेगा टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e रेज टू पावर bt अपॉन b dt. इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. अब आप इसको सॉल्व कीजिए. दिस विल बी साइन ओमेगा टी e रेज टू पावर bt अपॉन b. बात इसकी है हमें इसको सॉल्व करना है. ओमेगा अपॉन b हम बाहर ले लेते हैं, अंदर हमारे पास बच जाएगा कॉस ओमेगा टी. ओमेगा अपॉन b बाहर ले लिया. सो विद इन इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी e रेज टू पावर bt dt. ये एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो बच गई है. तो अब हमें क्या करना है, हमें इस I1 को सॉल्व करना है बाय सॉल्विंग दिस इंटीग्रल. इस इंटीग्रल पर फिर से मैं वही आई लेट लगाऊंगी. जब तक आई नहीं बन जाएगा यहाँ पर हम ये करते चले जाएंगे. और मैं इधर इरेज कर देती हूँ. और ये इक्वेशन आपको याद होगी तो हम इसका सोल्यूशन जब लिखना होगा वी विल रिकॉल इट. सो हमें इस पार्ट को जब सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी e रेज टू पावर bt अपॉन b
माइनस ओमेगा अपॉन बी। यहाँ पर फिर से ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेज़ टू पावर बी टी अपॉन बी, फिर हमें करना है माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस होता है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेज़ टू पावर बी टी अपॉन बी डी टी। ये हो गई हमारी आपकी सबकी अब कहानी। तो अब देखिए यहाँ पर फिर से ये अगर मैं कंबाइन कर लूँ टर्म साइन ओमेगा टी ई रेज़ टू पावर बी टी अपॉन बी माइनस ओमेगा अपॉन बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी ई रेज़ टू पावर बी टी। यहाँ से भी अगर मैं ओमेगा अपॉन बी बाहर निकाल दूँ तो साइन ओमेगा टी ई रेज़ टू पावर बी टी डी टी। तो जिसको हमने शुरू किया था I1, देखिए वही टर्म आ गई, तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या पुट कर सकती हूँ, I1 लिख सकती हूँ। सो आई विल राइट इट I1। आप लोग अगले स्टेप में लिखेंगे, मैंने यही लिख दिया है, ये मेरे लिए बेनिफिट है। सो I1 यहाँ पर भी है। सॉरी ये था क्योंकि एक ओमेगा बाई भी यहाँ पर पहले भी था, एक ओमेगा बाई भी यहाँ पर पहले भी है। सो ये भी ओमेगा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हमारी बन जाएगी। अब हम इस एक्सप्रेशन को इधर लाएंगे, इधर माइनस में I1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर I1, दोनों में से फिर हम I1 कॉमन ले लेंगे। सो वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर I1 इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये दोनों टर्म्स बची हैं। अब इन दोनों टर्म्स को भी मैं एलसीएम लेके सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बी स्क्वायर एलसीएम ले लेती हूँ, ई रेज़ टू पावर बी टी को मैं कॉमन कर लूँगी। तो ये मेरे पास हो जाएगा बी साइन ओमेगा टी ई रेज़ टू पावर बी टी माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी ई रेज़ टू पावर बी टी तो हमने बाहर ही निकाल दिया, सो वी डोंट नीड टू राइट इट। तो ये एक्सप्रेशन हमारी आ गई। अब हमें क्या करना है, ये वाला बी स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर, मैं दोनों साइड इनको निस्तनाबूद कर सकती हूँ, मार सकती हूँ। तो मुझे यहाँ भी एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर भी जब मैं एलसीएम लूँगी, कुछ हमारी गड़बड़ हुई है एक्सप्रेशन के अंदर, लाइक इट वॉज नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव हो गया था, तो ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव ही रहेगा। सो ये जो हमारी टर्म है इट विल बिकम, जो हमारा सॉरी ये ओमेगा बाई बी के साथ विदिन ब्रैकेट था, मैंने कहा कुछ गड़बड़ हुई है, तो इस वजह से ये नेगेटिव, तो ये टर्म भी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। मुझे लगा यहाँ पर प्लस आना चाहिए था। सो दिस वॉज छोटी सी प्रॉब्लम जो हम कर रहे थे। तो अभी हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू I1 अपॉन वाला बी स्क्वायर मैं पहले ही कैंसिल कर देती हूँ, दोनों साइड बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो बचेगा इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी ई रेज़ टू पावर बी टी। ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास बच गई है। अब ये जो I1 के साथ है, मैं इसको भी इधर लाकर डिनोमिनेटर में रख देती हूँ। तो यहाँ पर इसको भी हम डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब एक्सप्रेशन नंबर्स आई फॉरगॉट कि कौन सी क्या थी, तो एक बार चलो मैं इसको स्टार दे देती हूँ इस इक्वेशन को नंबर। नाउ अब हमें पता है हमें अपनी इक्वेशन को यूज़ करना है। नाउ वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार, इस इक्वेशन के अंदर हमने इसको I1 पुट किया था, तो इस I1 की वैल्यू को हम वहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो पुट इन स्टार, तो हमारे पास आ जाएगा I ई रेज़ टू पावर बी टी प्लस ई नॉट बाई एल प्लस ये सॉरी इक्वल टू है ई नॉट बाई एल इंटू ये सब कुछ बी साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ई रेज़ टू पावर बी टी। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई है। अब हमें पता है b जो था वो RL बाई RL था, हम लोगों ने लिया था। अब तो ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर हमारे पास b है, हम इसको पुट कर देते हैं RL अपॉन L। तो यहाँ पर भी ये वाला b RL अपॉन L हो जाएगा और ये वाला b हो जाएगा RL स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको हम फिर से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब फिर से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं फिर से एलसीएम लूँगी, तो RL स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बन जाएगा लाइक दिस। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा L स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ये L स्क्वायर, यहाँ से उठ के, और ये L स्क्वायर और ये L कैंसिल हो जाएंगे, निस्तनबूत हो जाएंगे।
तो अब मेरे पास क्या बचेगा, ई नॉट बाय एल जो है वो बच जाएगा। और यहाँ से अगर मैं आर एल भी बाहर ले लूँ, ई नॉट इंटू एल बचेगा, तो ये नीचे वाला एल ख़त्म हो जाएगा, ये हो गया। मैं आर एल जो है उसको भी बाहर ले लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ई नॉट आर एल। तो यहाँ पर हम लोग आर एल को भी अगर बाहर ले, और ये वाला आर एल अपॉन एल में यहाँ से न्यूमरेटर में से भी बाहर ले लेती हूँ, तो आर एल अपॉन एल यहाँ से भी बाहर आया, यहाँ ख़त्म हो गया, और यहाँ पर जाएगा एल अपॉन आर एल। कुछ इस तरीके से ये कहानी रहेगी। तो ये एल और ये एल एक दूसरे को मार देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बची है ई नॉट। अब मैं इधर इरेज करके इसको लिख देती हूँ नए सिरे से, आपने इसको नोट ज़रूर किया होगा। तो मैं यहाँ इसको लिख दे रही हूँ आई ई रेज टू पावर बी टी इज इक्वल टू ई नॉट आर एल अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा एल आर एल कॉस ओमेगा टी ई रेज टू पावर बी टी। देखिए कितनी लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन यहाँ पर बन गई है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ओमेगा एल आर एल की जो वैल्यू है, लेट अस पुट इट tan फाई, क्योंकि ये हमें पता डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो मैं इसको पुट कर लेती हूँ। लेट अस सपोज लेट ओमेगा एल अपॉन आर एल, इसको हम लिख लेते हैं tan फाई, यानी कि फाई हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर। ये हम मान लेते हैं कि ऐसा है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में ये क्या बन जाएगा, इट विल बी आई ई रेज टू पावर बी टी इज इक्वल टू ई नॉट आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। आपको यहाँ पर कुछ इम्पिडेंस याद आ रही होगी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सो साइन ओमेगा टी प्लस tan फाई कॉस ओमेगा टी ई रेज टू पावर बी टी। हल्का फुल्का मैं कहूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर ये सब चलता है कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर वी वांट टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इसको tan फाई जो है इसको मैं साइन फाई अपॉन कॉस फाई लिख सकती हूँ, तो मैं लिख देती हूँ। एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप लिखना पड़ेगा, मैं यही इरेज करके लिख देती हूँ साइन फाई अपॉन कॉस फाई। नेक्स्ट स्टेप में मैं कॉस फाई एलसीएम ले लूँगी। जब मैं कॉस फाई का एलसीएम लूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस, फिर से कहाँ से आ गया, ये माइनस था हमारे पास चला आ रहा, हाँ यहाँ से माइनस था, पता नहीं कहाँ पर मैं प्लस माइनस कर जाती हूँ। सो दिस इज माइनस। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस साइन बी का, तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो वी कैन राइट इट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और हमें पता है डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कॉस फाई हमारे पास चला आ रहा है। अब एक बड़ी खास बात है, आप लोगों को दिखाई नहीं दिया, दोनों साइड से ई रेज टू पावर बी टी, एक मयान में दो तलवारें नहीं रहती, हम इनको निस्तनाबूद कर सकते हैं। सो मैंने इन दोनों की काटा पीटी जो है वो कर दी है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे कॉस फाई की। अब आप कहेंगे कि हम लोग कॉस फाई की वैल्यू को कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास tan फाई है। सो वी आर गोइंग टू यूज स्ट्रक्चर लाइक इम्पिडेंस ट्राइंगल। तो देखिए कुछ इस तरीके से tan हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो ये परपेंडिकुलर, ये बेस ओमेगा एल आर है, और ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस का होल स्क्वायर होता है। सो आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इसका रूट। इफ दिस इज फाई, तो कॉस फाई यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस यानी कि दिस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये वाला वैल्यू कॉस का मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। जब यहाँ पर इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो आर एल यहाँ आ गया, और मैं इसको इरेज कर देती हूँ, न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सो रूट आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब नीचे ये सिंगल पावर में है, तो इसको भी हम रूट इंटू रूट आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू 2 होता है। तो दिस रूट इंटू दिस रूट ये हो जाएगा, और ये रूट इस रूट को मार देगा। तो हमारे पास बचा आई इज इक्वल टू ई नॉट आर एल अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। देखिए कितना खूबसूरत है मैथमेटिक्स,
इम्पीडेंस की एक्सप्रेशन हमारे पास अपने आप ही सॉल्व करते 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 आ गई है। और मुझे इक्वेशन नंबर भी याद आ गया, हमने वहाँ पर 3 पर छोड़ा था। आई हैव रिटन इट, तो इसको मैं लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। ये होगी इक्वेशन नंबर 4। नाउ एट t इज इक्वल टू 0 एंड I विल बिकम 0, करंट जो है वो 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगी, t को 0 पुट कीजिए, I को भी 0 पुट कर दीजिए। सो एट t इज इक्वल टू 0, I इक्वल टू 0, E नॉट RL। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था अपनी कहानी को तो करंट 0 था, यहाँ पर लाइक दिस ऐसे, t इज इक्वल टू 0 पर करंट 0, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट साइन ऑफ -5, क्योंकि ये हो गया 0। अब साइन ऑफ -5 माइनस साइन फाई होता है क्योंकि साइन इज ऑड फंक्शन। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन फाई, ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, टोटल करंट फाइंड आउट करना था। दिस इज ओनली आई, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, सॉरी। हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करके टोटल करंट लिखना था अपने सर्किट का। तो आप इसको चाहे आई डैश लिखते जाइए, चाहे वट एवर। सो टोटल करंट को हम आई डैश लिख लेते हैं, बिकॉज मैं आई से ये वाला लिख देती हूँ। सो लेट मी इरेज दिस, यहाँ पर बात करनी शुरू कर देते हैं। टोटल करंट जो हमारे सर्किट का रहेगा वो हो जाएगा आई डैश, वो हो जाएगा ये वाला जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था, दिस प्लस दी। हमने दोनों को ही आई माना है तो फिर आई लिख लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आर एल अपॉन एल इंटू टी, दिस प्लस दिस। सो प्लस ई नॉट आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट साइन ओमेगा टी -5। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे, इसको नहीं, हमें नहीं चाहिए ये, अब ये नहीं, हमें दोनों चाहिए। सो दिस इज टोटल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2। अब हम लगाएंगे बाउंड्री कंडीशंस। सो डायोड करंट हमारे पास ये वाला है, यानी कि रेक्टिफायर से जो हमें करंट मिल रहा है वो ये वाला करंट मुझे मिल रहा है। नाउ बिकॉज एट t इज इक्वल टू 0 करंट विल बी 0, तो अब मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगी। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए, मैं यही कर देती हूँ। इसको मैंने 0 पुट किया तो यहाँ पर मेरे पास बना साइन -5। अब ये माइनस साइन -5 माइनस साइन 5 होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 5, ये एक्सप्रेशन बचेगी। अब क्योंकि हमने t को 0 पुट किया है तो हमारा ये वाला e रेज़ टू पावर -0 ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, e नॉट आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट sin 5. So we have find out the value of E. Suppose this is equation number 5. तो now put this 5 in equation number 4. मैंने 4 को इरेज कर दिया है, इरेज नहीं किया मैंने, यहाँ से ही इसको उठा लिया। तो हम लोग इसको 4 में इसको पुट कर देते हैं। So let us put this equation number 5 in equation number 4. फाइव को हमें जो 4 थी उसके अंदर पुट करवाना है। सो पुट 5 in 4। फोर्थ इक्वेशन के अंदर हमें पता है हमारा जो था वो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर था i इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर b इंटू टी था, और b की भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, a की पुट कर देते हैं, ई नॉट आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन 5। ई रेज टू पावर बी टी था यहाँ पर, सो इट विल बी ई रेज टू पावर आर एल अपॉन एल इंटू टी माइनस, बिकॉज ई रेज टू पावर माइनस बी टी बन जाएगा जब इस साइड जाएगा वो। सो ये ई रेज टू पावर बी टी, ये ई रेज टू, यहाँ पर ये जब हमने पुट किया था इट वॉज माइनस आर एल अपॉन आर एल, यहाँ पर माइनस था तो वो माइनस बी टी, तो वही है ई रेज टू पावर माइनस आर एल अपॉन एल इंटू टी। और उसके बाद ये वाली सारी टर्म हमारी माइनस ई नॉट आर एल अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये एक्सप्रेशन थी हमारी। अब इसके अंदर से ये टर्म जो कॉमन है इसको कॉमन ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू ई नॉट आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट। तो अंदर हमारे पास जो बचेगा विद इन ब्रैकेट दैट विल बी ई रेज टू पावर माइनस आर एल अपॉन एल टी साइन 5 माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये एक्सप्रेशन बच गई। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, द सेकेंड टर्म
in this equation has sinusoidal nature and it becomes zero for certain value of omega t. जहाँ पर omega t zero बनेगा, ये कुछ वैल्यू कुछ omega t के वैल्यूज पर it will become zero. And first exponential term is always positive but decreases with time. ये क्या शो कर रहा है कि ये इस टर्म की वजह से करंट कुछ जीरो होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये टर्म उसको एक्सपोनेंशियली, आप आउटपुट को याद कीजिए, ये वाली आउटपुट थी हमारी, ये रेक्टिफायर की थी और जो असल में आई थी वो कुछ इस तरीके की थी, तो ये वाली कुछ हद तक जीरो बनेगी कहीं जाकर, लेकिन इस टर्म की वजह से करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. सो इफ आर एल अपॉन एल, if it is small, the exponential term decreases slowly and I becomes zero at certain angle. Suppose theta 2 is equal to omega 2 and we call it cut off angle. जहाँ जाके ये जीरो बन जाता है, इस एंगल को हम बोलेंगे cut off angle. And cut off angle theta 2 can be obtained, इसको अगर मैं theta 2 बोलूँ, तो this angle theta 2 can be obtained from condition omega t is equal to theta 2 and I is equal to 0. तो इक्वेशन 6 के अंदर हम omega t को थीटा 2 लिख के और वहाँ पर हम आई को ज़ीरो करेंगे कि करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा. तो अब हमारा जो सोल्यूशन यहाँ पर बनेगा वो क्या हो जाएगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, यहाँ लिखेंगे, आपने नोट कर लिया होगा. सो वी आर राइटिंग इट हियर. आई को हमें पुट करना है 0 ई नॉट आर एल अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर रूट. आप चाहें तो इसको z लिखना शुरू कर सकते हैं. सो इट विल बी विद इन ब्रैकेट ई रेज टू पावर माइनस आर एल. अब यहाँ ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूँ, ओमेगा से डिवाइड कर दूँ, ओमेगा टी को मैं थीटा 2 पुट कर दूँ, तो माइनस आर एल थीटा 2 अपॉन ओमेगा. ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने किया. साइन फाई माइनस साइन, फिर से ओमेगा 2 आ गया, थीटा 2 माइनस फाई. ये कहानी यहाँ पर हो गई. नाउ द टर्म विद इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. कब होगी 0 ये? जब इस टर्म को मैं यहाँ पर 0 लिखूँगी. लिखूँगी का क्या मतलब है, ये साइन a माइनस बी का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं. आप ब्रैकेट वाली टर्म को पहले देखिए, क्योंकि ये देखिए ये वाली टर्म, इसको मैं इधर ले गई, ये 0 हो गया, तो बेसिकली ये वाली जो टर्म है ये मेरे पास इक्वल टू 0 हो गई है. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है साइन a माइनस बी का, तो मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ, इसको इरेज करके. मेरे पास हो जाएगा साइन ए कॉस बी, यानी कि साइन थीटा 2 कॉस फाई हो सकता है, या साइन फाई कॉस थीटा 2 हो सकता है. वहाँ प्लस होना था, ये माइनस होना था, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे. एंड दूसरी टर्म में हम लोग लिखेंगे कॉस फाई साइन थीटा 2. ये हो गई टर्म हमारी. अब साइन थीटा 2 कॉस फाई, इसको मैं इधर ले आती हूँ, यहाँ साइन थीटा 2 कॉस फाई इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म यहाँ पर इतनी रह जाएगी. अब इन दोनों टर्म्स में से मैं साइन फाई को कॉमन निकाल देती हूँ. मैं यही स्टेप में कर दे रही हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. साइन फाई को मैंने कॉमन निकाल दिया. अब देखिए फिर से कॉस फाई साइन फाई आ गई कहानी समझ, और साइन थीटा 2 हम उधर ले जाएंगे. सो कॉस फाई अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आर एल थीटा 2 अपॉन ओमेगा कॉस थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 2, एंड दिस विल बिकम नन अदर देन कॉट फाई. तो ये हो गया कॉट फाई. सपोज मेरी आपकी सबकी प्यारी इक्वेशन नंबर 7. अब हमें पता है tan फाई क्या होता है, ओमेगा एल अपॉन आर एल. तो कॉट फाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर एल अपॉन ओमेगा एल. वी नो दैट tan फाई इज इक्वल टू, मैंने इरेज कर दिया, आपको याद होगा tan फाई किसके इक्वल हमने पुट किया था, ओमेगा एल आर एल. तो यहाँ से जो कॉट फाई बनेगा वो हो जाएगा आर एल अपॉन ओमेगा एल. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 8. नाउ पुट दिस इक्वेशन 8 इन इक्वेशन नंबर 7. पुट 8 इन 7. तो यहाँ पर कॉट फाई की जगह मुझे आर एल अपॉन ओमेगा एल करना है. मैं इसी स्टेप में कर दे रही हूँ, आप लोग अगले स्टेप में लिखेंगे. सो ये मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया. अब देखिए इसको मैं बना देती हूँ अपनी मेरी आपकी सबकी इक्वेशन नंबर 9. सो अब हमें फाइंड आउट करनी है एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट. सो एवरेज वैल्यू ऑफ IDC कैन बी कैलकुलेटेड बाय एवरेजिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, दैट इज ओवर द इंटरवल 0 to थीटा 2. क्योंकि हमारा यहाँ से यहाँ तक करंट आ रहा है तो हमें एवरेज यहाँ से यहाँ ही लेना पड़ेगा. एंड थीटा 2 to 2 पाई,
सो वैल्यू ऑफ आई डी सी बिकम्स, नाउ जो आई डी सी मिलेगा हमें वो आई डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट अपॉन 2 पाई आर एल। उसी तरीके से जैसे हम कहते आए हैं 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हमें मिलेगा यहाँ से। अब हम बात करेंगे ई डी सी की। हमें पता है ई डी सी ये किसके इक्वल होता है, आई डी सी इंटू आर एल। तो ये आर एल निस्तनभूत हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ई नॉट अपॉन 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये हो गया ई डी सी। एफिशिएंसी अगर हमें फाइंड आउट करनी है, एफिशिएंसी हमें पता है ईटा ई डी सी आउटपुट अपॉन जो हमने इनपुट दी दैट वाज ई नॉट इंटू 100। तो जब आप इसको पुट करेंगे वैल्यू को यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा 2 1 माइनस कॉस थीटा 2 अपॉन 2 पाई इंटू 100, ये आ गई एफिशिएंसी। अब है कि जो इक्वेशन नंबर 9 है, इसका अगर हमें प्लॉट लेना है तो वो देखिए कुछ इस तरीके का आएगा। आपने इधर इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर शो करती हूँ प्लॉट ऑफ इक्वेशन नंबर 9। आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, लाइक ये हो गया हमारा एक का, सपोज इट इज़ ओमेगा एल अपॉन आर एल, यहाँ पर सपोज 0 हो गया, और यहाँ पर है मेरा आपका सबका प्यारा करंट आई, एंड यहाँ पर हमें पता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पर हमें पता है 180 डिग्री होता है फॉर साइन, और अगली वैल्यू सपोज यहाँ पर जा रही है 270 डिग्री पर, और इसके लिए सपोज ओमेगा एल अपॉन आर एल की वैल्यू है सपोज 4 मान ली मैंने। उसके बाद सपोज मैंने इसकी वैल्यू को 360 डिग्री पर ये जाएगा, अब 360 पर ये कुछ इस तरीके से जाएगा, एंड सपोज ओमेगा एल अपॉन आर एल इज इक्वल टू 10। तो देखिए जैसे जैसे ओमेगा आर एल अपॉन आर एल बढ़ता जा रहा है, करंट जो है वो उसका स्पैन थीटा की तरफ तो बढ़ता जा रहा है, आउटपुट तो, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है दैट गो डिक्रीजिंग। सो दिस शोज द इफेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एल, कि जैसे जैसे हम एल को बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसे वैसे जो आउटपुट है हमारी स्मूदर होती जा रही है, और करंट देर से 0 बनता है। अब अगर हम फोरियर एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी बात करने की कोशिश करें तो आप उसको भी लिख सकते हैं। आपको याद होगा फोरियर एनालिसिस में E वॉज इक्वल टू ई नॉट अपॉन पाई, इट वॉज 1 प्लस पाई बाय 2 साइन ओमेगा टी, और ये वाला फोरियर एनालिसिस में हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए लिख रही हूँ। सो माइनस यहाँ पर आपको याद होगा इट वॉज टर्म 2/3 कॉस 3 ओमेगा सॉरी 2 ओमेगा टी होती है, साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी, फिर कॉस 4 ओमेगा टी आएगा माइनस 2/50 कॉस 4 ओमेगा टी एंड सो ऑन। कुछ हाफ वेव रेक्टिफायर की इस तरीके की थी। सो फर्स्ट टर्म इज क्लियर कट DC, while remaining terms were AC harmonics and these are removed by this filter circuit। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। So this was mathematics of L section, या L section नहीं कहूँगी, सीरीज इंडक्टर फिल्टर विद हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर के साथ इसकी बात, इसकी कहानी को हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।